लेकर राहुल भाई भागो भागो। टाइम था 10 नवंबर 2025 का और जगह थी दिल्ली का लाल किला। जब यहाँ पर लाल किले को देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए थे। कोई तो इसकी वीडियो बना रहा था, कोई लाल किले के साथ अपनी फोटो खिंचवा रहा था। और जैसे ही टाइम शाम के करीबन 7 बजे के आसपास का होता है तो यहाँ पर लाल किला मेट्रो स्टेशन से लगभग 300 मीटर दूर एक काफी बड़ा धमाका होता है। जिसने भी ये धमाका सुना, जो लोग इस धमाके से बहुत ज्यादा दूर थे, उनके दिमाग में ये बात आने लगती है कि जरूर किसी न किसी एलपीजी गैस सिलेंडर वाली गाड़ी का सिलेंडर फट गया होगा। तो जैसे ही लोग उस तरफ जाने लगते हैं जहां से कि ये इतना ज्यादा भयानक आवाज आई थी, तो काफी सारे लोग इस टाइम यहाँ पर वीडियो बना रहे थे और वो लोग अपनी वीडियो बनाते बनाते उसी तरफ जाने लगते हैं, ये चीज जानने के लिए कि वहां पर असल में हुआ क्या है। लेकिन उस तरफ से काफी सारे लोग इनकी तरफ भागे आ रहे थे और उन लोगों का ये कहना था कि यहाँ पर तो एक काफी बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और जैसे ही लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो काफी सारे लोग ऐसे मौजूद थे जो कि उस तरफ जा रहे थे, वो बीच रास्ते से ही वापस भागने लगते हैं। लेकिन अभी भी कुछ एक लोग जो कि उस टाइम वहां पर वीडियो बना रहे थे, अपनी शूटिंग कर रहे थे, वो उसी ब्लास्ट वाली जगह पर जा पहुंचते हैं और उनके कैमरे ने जो कुछ भी चीज कैप्चर की वो इतनी ज्यादा दिल को दहला देने वाली थी कि मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। चारों ही तरफ काफी ज्यादा बुरे तरीके से लोगों के चिथड़े उड़ चुके थे। वहां पर लगातार लाइन में काफी सारी ऐसी गाड़ियां खड़ी हुई थी जिनके की अंदर आग लग चुकी थी। और जैसे ही यहाँ पर थोड़ा मामला शांत होता है, यहाँ पर जितने भी आसपास में पुलिस ऑफिसर्स मौजूद थे वो लोग वहां पर जा पहुंचते हैं और उन लोगों ने वहां का मुआयना करना शुरू किया कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या है। सबसे पहला तो अंदाजा पुलिस का भी यही था कि जरूर किसी न किसी एलपीजी कार का सिलेंडर फट गया होगा। लेकिन यहाँ का जैसा माहौल था उसे देखकर बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रहा था कि ये कोई नॉर्मल सिलेंडर नहीं फटा, जबकि यहाँ पर तो एक बड़ा सा ब्लास्ट किया गया है। पता नहीं पता। बहुत तेज एक ब्लास्ट हुआ, खूब तेज वाला। हम तो अपने बच्चे लेकर आए, कैसे कैसे। इस इंसिडेंट में कुछ लोग को इंजरीज भी आई हैं और कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। तब तक पुलिस के द्वारा यहाँ पर काफी सारी एम्बुलेंस को बुला लिया गया था और जो जो लोग काफी ज्यादा बुरे तरीके से यहाँ पर गंभीर हालत में नीचे पड़े हुए थे, चोटें लगी हुई थी लोगों को, वो उनकी मदद करके उन्हें एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल की तरफ भेज रहे थे। अब काफी सारे पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पर लोगों की मदद कर रहे थे और दूसरी तरफ एक पुलिस की टीम ऐसी भी मौजूद थी जो कि इसी चीज के ऊपर अब इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि यहाँ पर किस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है और ये ब्लास्ट किस कारण हुआ है। तो वहां पर जो i20 गाड़ी थी उसे पुलिस वालों ने पहचान लिया कि जैसे यहाँ की कंडीशन है इसी में ब्लास्ट हुआ था। तो उसका चेसी नंबर वगैरह निकाल कर उसके मालिक के बारे में पता किया जाता है और पुलिस को पता चलता है कि ये तो गुड़गांव के रहने वाले मोहम्मद सलमान की गाड़ी है। तो पुलिस जल्द से जल्द उसी पते पर जा पहुंचती है और वहां पर जाकर पूछताछ करने लगती है। लेकिन उसी टाइम उस घर में रहने वाले लोगों ने इस बात से मना कर दिया कि जनाब, यहाँ पर सलमान नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं रहता, जबकि ये तो दिनेश का घर है। यहाँ पर सलमान 2016 में रहा करता था। यहाँ पर पास की एक ग्लास फैक्ट्री में वो 2016 में काम किया करता था और उस टाइम वो यहाँ पर रहा करता था और कोरोना आने तक तो वो अपना रूम खाली करके यहाँ से जा चुका था। तो पुलिस ने और ज्यादा तहकीकात अब करनी शुरू की कि इस टाइम सलमान कहाँ पर होगा, क्या आप लोगों के पास उसका कोई नंबर वगैरह है। तो सारी की सारी डिटेल सलमान के बारे में इकट्ठा कर लेने के बाद पुलिस ऑफिसर्स अब सलमान के घर पर जा पहुंचते हैं। उन्होंने जाकर अब सलमान के घर का दरवाजा खटखटाया जहां पर कि अब सलमान रहा करता था और एक छोटी सी लड़की घर से बाहर आती है। पुलिस ने उस छोटी सी बच्ची से ही पूछा कि मोहम्मद सलमान कहां पर है और उस लड़की ने कहा कि वो तो इसके पिता हैं और वो इस टाइम घर के अंदर ही है। वो पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ घर के अंदर लेकर जाती है और अपने पिता से मिलवाती है। तो पुलिस ने सारी की सारी चीजें अब सलमान को डिटेल से बता दी कि भाई कुछ इस तरीके से जो तुम्हारी गाड़ी है उसमें ब्लास्ट हो चुका है। और सारी ही बातें डिटेल से जान लेने के बाद मोहम्मद सलमान इस बात से मना कर देता है कि हाँ जनाब, ये गाड़ी एक टाइम में हमारी हुआ करती थी लेकिन अब ये मेरी नहीं है। मैंने तो इस गाड़ी को तकरीबन 2 साल पहले ही बेच दिया था। मैंने इसे देवेंद्र नाम के एक व्यक्ति को बेचा था। देवेंद्र की जो कुछ भी डिटेल इस टाइम मोहम्मद के पास थी उसने वो सभी की सभी पुलिस ऑफिसर्स को दे दी। पुलिस अब देवेंद्र के पास जाती है और देवेंद्र भी यही बात कहता है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बिचौलिया था, गाड़ियां ले देकर बेच
बेचने का काम किया करता था, अब उसके पास भी वो गाड़ी नहीं है। और बिल्कुल इसी तरीके से पुलिस ऑफिसर्स जब आगे से आगे बढ़ते जाते हैं तब जाकर पुलिस को पता चलता है कि पिछले लगभग 1.5 साल के अंदर अंदर ये गाड़ी 6 से 7 ओनर चेंज कर चुकी है। लगातार लोगों ने इस गाड़ी को खरीदा, उसके बाद आगे बेच दिया और अब आखिर में जम्मू कश्मीर में रहने वाले तारिक नाम के एक व्यक्ति के पास ये गाड़ी थी। पुलिस की एक टीम इस चीज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी कि अब ये गाड़ी किसके पास है, किसने आखिरी टाइम में इसे चलाया होगा। कि दूसरी तरफ पुलिस की दूसरी टीम इस चीज के ऊपर भी काम कर रही थी कि ये गाड़ी आखिरी टाइम में आई कहां से थी, यहाँ पर लाल किले के पास लाकर इसने इस जगह पर ब्लास्ट ही क्यों किया, इसका मकसद क्या था। तो इन सभी चीजों की जब पुलिस डिटेल निकाल रही थी तब पुलिस को पता चलता है कि ये गाड़ी तो 10 तारीख की सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास फरीदाबाद से आते हुए दिल्ली में घुस गई थी। और जो बंदा इस गाड़ी को चला रहा था वो था डॉक्टर मोहम्मद उमर। और डॉक्टर उमर अल फलाह मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर के तौर पर लगे हुए थे। ये सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास से दिल्ली में घुस चुके थे। उसके बाद पूरा का पूरा दिन पता नहीं इन्होंने अपनी गाड़ी कहां पर घुमाई होगी, लेकिन जैसे ही शाम के करीबन 7 बजे का टाइम होता है तो वो इस गाड़ी को लेकर यहाँ पर दिल्ली के लाल किले वाली सड़क पर आ जाते हैं। अगले काफी देर तक उनकी गाड़ी यहीं पर जाम में फंसी रहती है और उसके बाद इनकी गाड़ी में ब्लास्ट हो गया। और इस घटना को शायद मोहम्मद उमर इतना जल्दी अंजाम भी नहीं देना चाहते थे। शायद जल्दबाजी के चलते उन्होंने इस कांड को अंजाम दे दिया, क्योंकि जैसे ही इसका पुराना रिकॉर्ड निकाला जाता है तो ये बात पता चलती है कि ये इस टाइम काफी ज्यादा घबराया हुआ था। और असल में इन सारी ही चीजों की शुरुआत एक दिन पहले ही हो चुकी थी, जब 9 नवंबर 2025 को पुलिस ने जाकर फरीदाबाद के होंज गांव में एक घर के ऊपर रेड मारी थी। पुलिस ने वहां पर जाकर जैसे ही रेड मारी तो पुलिस को पता चलता है कि इस घर में तो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ है। इसके अलावा इसके साथ साथ काफी सारी बैटरियां रखी हुई है, टाइमर और कुछ एक बंदूकें भी यहाँ पर रखी हुई हैं। तो पुलिस ने इन सभी चीजों को अपने कब्जे में ले लिया, क्योंकि ये सारा का सारा सामान अगर अच्छे से यूज किया जाए तो इनकी इतनी ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है कि ये एक पूरे के पूरे गांव को रातों रात खत्म कर सकता है। और इन सभी चीजों को यहाँ पर डॉक्टर मुजम्मिल स्केल मैनेज कर रहा था। और इसी तहकीकात के दौरान पुलिस को एक महिला के बारे में भी पता चलता है जो कि इनसे मिली हुई थी। तो उन्होंने जाकर लखनऊ में शाहीन साहिब के घर पर छापा मारा और वहां पर वो खुद तो नहीं मिली, लेकिन उनकी गाड़ी से काफी सारी बंदूकें बरामद की। और जैसे ही ये सारी चीजें पुलिस के हाथ लगती है तो पुलिस इस टाइम काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि देश में होने वाले आतंकी हमले को उन लोगों ने रोक लिया है। लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि इसके अलावा इनके हाथ काफी बड़ी चीजें अभी और भी लगनी बाकी है, क्योंकि इसी टाइम पुलिस को मोहम्मद उमर के बारे में पता चलता है। और इसकी तहकीकात करते करते पुलिस जब फरीदाबाद से करीबन 4 किलोमीटर दूर तंगा गांव में पहुंचती है और वहां पर जाकर उन्होंने एक मौलाना के घर पर छापा मारा तो वहां पर उन्हें 2500 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है। और वहीं से ये बात पता चलती है कि इन सभी चीजों को यहाँ पर मैनेज करने वाला कोई और नहीं जबकि मोहम्मद उमर है। पुलिस ने इन सभी चीजों को यहाँ पर अपने कब्जे में ले लिया और इस टाइम वो लोग मोहम्मद उमर को ढूंढ रहे थे। और यही कारण था कि शायद उस टाइम मोहम्मद उमर अपने घर पर मौजूद नहीं था, पुलिस के वो हाथ नहीं आया और जैसे तैसे कर उसे इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि भाई कुछ इस तरीके से पुलिस ऑफिसर्स तेरे पीछे लगे हुए हैं। और उस टाइम भी मोहम्मद उमर अपनी गाड़ी में कुछ एक विस्फोटक लेकर घूम रहा था और यही कारण था कि वो वापस अपने घर तो नहीं जाता है। उस टाइम वो अपनी उसी i20 गाड़ी में घूम रहा था। उस टाइम उसके अंदर काफी सारा विस्फोटक भी था, तो वो अपनी गाड़ी को फरीदाबाद से होते हुए दिल्ली ही लेकर पहुंच जाता है। और वहां पर जाने के बाद पूरा का पूरा दिन अपनी गाड़ी को पता नहीं वो कहां पर घुमाता रहा, लेकिन जैसे ही शाम के करीबन 7 बजे का टाइम हुआ तो वो लाल किले के पास अपनी गाड़ी को लेकर पहुंच जाता है। इस टाइम वहां पर काफी ज्यादा रश हो चुका था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि वो अपने आप को किस तरीके से बचाए। जितना भी उसका विस्फोटक था वो सारा का सारा तो अब पुलिस के हाथ लग चुका है और अपने आप को बचाते बचाते वो इस तरीके से इधर घूम रहा था। और उसी टाइम जल्दबाजी के चलते उसने यहाँ पर इस भीड़ में इस विस्फोटक को उड़ा दिया होगा। उसमें उसकी खुद की भी जान चली जाती है, लेकिन इसके साथ साथ उसने न जाने कितने सारे बेगुनाह लोगों की भी जान ले ली। हाथों हाथ
जैसे ही ये विस्फोट वहां पर हुआ था तो 8 से 10 लोगों ने अपनी तुरंत वहीं पर जान गंवा दी और इसके अलावा 30 से 35 लोग ऐसे मौजूद थे जो कि काफी ज्यादा बुरे तरीके से जख्मी हो जाते हैं। और अब तो उन जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13 से 14 हो चुकी है। जो लोग इस हादसे में जख्मी हो चुके हैं उनका इलाज चल रहा है। जैसे ही ये वहां पर ब्लास्ट हुआ तो इसके पीछे की जितनी भी गाड़ियां थी, आगे की जितनी भी गाड़ियां थी, इस ब्लास्ट के चलते वो भी पूरे तरीके से जल जाती हैं। और यहाँ पर आसपास में कुछ एक रिक्शा भी बताई जा रही है कि लोग रिक्शा में बैठकर अपने घर की तरफ जा रहे थे। इस ब्लास्ट के चलते वो लोग भी अपनी जान गंवा देते हैं। ये ब्लास्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसके पीछे वाली जो गाड़ी थी उसका बम्पर फटकर 200 से 300 मीटर दूर इस जगह से जाकर गिर जाता है। और जो लोग इसके बिल्कुल पास खड़े हुए थे उनके तो इतने बुरे तरीके से चिथड़े उड़ चुके थे कि उनकी बॉडी के काफी सारे हिस्से हो गए। बाद में बहुत सारे लोग जो कि इस टाइम लाल किले पर घूमने के लिए गए हुए थे वो लोग वहां के वीडियो बना रहे थे। वो लोग इस हादसे को भी जाकर कवर करते हैं, लेकिन वहां की हालत इतनी ज्यादा खराब थी कि उन सभी वीडियो को मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा भी नहीं सकता। लेकिन जो सबसे अच्छी बात इस केस की रही वो ये थी कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने, हरियाणा पुलिस ने, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मिलकर जो ये ऑपरेशन किया इसके चलते लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पुलिस के द्वारा बरामद कर लिया गया था। अगर ये शहर के अलग अलग हिस्सों में जाता, देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचकर उसके बाद इसका यूज किया जाता तो काफी सारे लोग अपनी जान गंवा सकते थे। लेकिन जो नेगेटिव साइड है वो ये है कि इस छोटे से हादसे में काफी सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अच्छा हुआ कि बड़े हादसे को रोक लिया गया, लेकिन इसमें भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और उम्मीद तो यही करते हैं कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी उनकी आत्मा को शांति मिले और जो लोग इस हादसे में घायल हो चुके हैं वो लोग जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों के एक एक कमेंट की वेट करूंगा।